So we'll go ahead with the last three topic of this chapter. थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बाकी है, पहले वो हम लोग थ्योरी पार्ट खत्म कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स. एंड रिमेंबर, ये जो फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, ये जो टॉपिक है ना, नॉर्मली ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ आता है, बट अभी आपके सिलेबस में इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में डाल दिया तो कोई बात नहीं. बट रिमेंबर, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन माइंड स्पेसिफिकली एग्जाम्स ऑफ जेडब्ल्यू एंड नीट. तो जिनको जेई नीट का एग्जाम देना है उनके लिए खासकर तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट. तो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो आएगा अभी वेरी सून. तो इन दैट चैप्टर यू विल सी देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर चार है. एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, then the third one is strong nuclear force and the fourth one is weak nuclear force. other than that, ये फंडामेंटल फोर्सेस है. फंडामेंटल मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मास है तो ग्रेविटी अपने आप आने ही वाला है. चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होने वाले हैं. न्यूक्लियस है तो उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आएंगे. तो फंडामेंटल फोर्सेस मतलब जो ऑटोमेटिकली अपने आप से जनरेट हो जाते हैं उसको बोलते हो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. अदर देन दिस फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर देयर आर अदर फोर्सेस जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं. उसमें फिर अलग अलग टाइप है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर फोर्सेस विच आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाम में ये कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच basically come into existence when there is contact of two bodies with each other. तो ऐसे फोर्सेस जो स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट, दो बॉडी का कॉन्टैक्ट होने की वजह से आते हैं उसको बोलते हो कॉन्टैक्ट फोर्सेस. And the best example of contact force is frictional force. और अभी विंटर्स चालू ही है तो विंटर्स में तुम बेसिकली एक्सपीरियंस करते हो. इफ इट इज टू कोल्ड, व्हाट यू डू इज यू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. तो जब आप एक बॉडी को दूसरे के सरफेस से मूव करोगे तो पहली बात तो ये कांटेक्ट में है, राइट? तो फ्रिक्शन होगा. तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर से मूव होने लगे तो वहां पे आता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. रिमेंबर, याद रखना ये. तो फ्रिक्शन कब होता है? इट इज स्पेसिफिकली व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया. दूसरा एग्जांपल, व्हेन यू राइड अ बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल या फिर कार ड्राइव करते हो तो टायर और रोड के सरफेस में कॉन्टैक्ट होता है और वहां पे क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमको हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है वो हम 12th के पहले चैप्टर में देखेंगे. रोटेशनल डायनामिक्स में देखेंगे हम लोग. तो रिमेंबर, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. तो फ्रिक्शन इन सॉलिड भी विल हैव द सेम थिंग. तो जस्ट टू शो, हमारे पास एक टेबल है, मतलब एक सरफेस है और उसके ऊपर दूसरा एक बॉडी है. जब ये जो ऊपर ब्लॉक है वो ब्लॉक जब इस टेबल के ऊपर से मूव होगा तो दोनों में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, राइट? तो व्हेन द सरफेस ऑफ वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर, ईच बॉडी एक्सर्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अदर बॉडी. तो जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस पे मूव हो रहा है तो पहला बॉडी दूसरे के सरफेस पे, दूसरा बॉडी पहले के सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. और ये जो फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स होता है, राइट? तो रिमेंबर दिस. इवन दो जो टेबल था, मतलब सरफेस नंबर 1 था, वो रेस्ट पे है. मूव कौन हो रहा है? ब्लॉक. ब्लॉक मूव हो रहा है पहले के सरफेस पे. तो ब्लॉक पहले के सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और टेबल उस ब्लॉक के सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. उसको बोलते हो फ्रिक्शन. तो वेन एवर द सरफेस ऑफ वन बॉडी moves या slides over another, each body exerts a certain amount of force. और ये certain amount of force जो होता है ये दोनों पे लगता है. करेक्ट? गुड. यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट्स? तो व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन मतलब कब होता है? जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस के ऊपर से मूव होगा. देन दिस फोर्सेस आर टैंजेंशियल टू द सरफेसेस. टैंजेंशियल मतलब डायरेक्शन इज टैंजेंट टू द सरफेस. अभी टैंजेंशियल मतलब क्या मैं बता देता हूँ आपको. टैंजेंशियल, टैंजेंशियल मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये जो ब्लॉक है ये टू द राइट मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा टू द लेफ्ट, लेकिन इट इज टचिंग द सरफेस.
इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देते हैं। कहीं पे ग्रेजिंग बोलेंगे, ग्रेजिंग मतलब टच करके जाना, कहीं पे टैंजेंशियल बोलेंगे। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, टैंजेंशियल। दिस फोर्सेस आर टैंजेंशियल टू द सरफेस। और अभी याद रखो ये, अगर बॉडी टू द राइट मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ है, टू द लेफ्ट, राइट। और अगर बॉडी टू द लेफ्ट मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ है, टू द राइट। जब हमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे बिल्ड करते जाओ कॉन्सेप्ट्स को। तो व्हेन a body moves on the surface of another, then each of this body will exert force on each other, and the direction of such forces is always tangential. If the body is moving to the right, then the frictional force is to the left. If the body is moving to the left, frictional force is to the right. So what do you understand by this? Frictional forces are opposing forces. तो frictional force motion को oppose करता है. That is the idea. Okay. So it prevents or opposes the relative motion between the two bodies, right? तो frictional force क्या करता है, अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है बेसिकली। यहाँ तक क्लियर, गुड। सो द प्रॉपर्टी which resists the relative motion, the property which resists the relative motion between the two surface in contact is called as friction. So friction is a property, it is a force which basically resist the motion, वो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। यहाँ तक क्लियर, गुड गुड, राइट। so just important points याद रखो। friction is a type of contact force which will come into existence only when two bodies are in physical contact with each other. non contact forces भी होते हैं। for example, let us take this pen। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा तो भी इस पर फोर्स लगने वाला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, वो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसके लिए कंडीशन है कि टू बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड इफ वन बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, बोथ ऑफ दिस बॉडीज आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, एंड द डायरेक्शन ऑफ सच फोर्स इज टेंजेंशियल, राइट। और ये जो फोर्स है क्या करता है, मोशन को प्रिवेंट करता है, मतलब क्या करता है, अपोज करता है। यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। रिमेंबर, कोई भी फोर्स अपने आप नहीं आता, देयर इज सम सोर्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? मास। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चार्ज। तो अभी फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, फ्रिक्शन का सोर्स क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन आया कहां से? तो पहले, मतलब पुराना थ्योरी, ओल्डर थ्योरी, उसमें उसमें क्या था, व्हाट दे वे सेइंग, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है और एक टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है, दोनों सरफेस क्या दिख रहे हैं आपको, स्मूथ दिख रहा है ना, स्मूथ। तो मैक्रोस्कोपिक, अभी याद रखना फिजिक्स में माइक्रो और मैक्रो, MACRO मैक्रो और MICRO माइक्रो। माइक्रो मतलब जब तुम माइक्रोस्कोप से देखते हो, जूम करके देखते हो, और मैक्रो मतलब जब तुम ऊपर ऊपर से देखते हो, व्हेन यू डोंट गो इनटू डिटेल्स। तो अगर तुम ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे हो, मतलब मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हो, तो तुमको सरफेस क्या दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, राइट। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो व्हाट यू विल सी इज, ये सरफेस एक्चुअली स्मूथ नहीं है। ना टेबल का सरफेस स्मूथ है, ना ब्लॉक का सरफेस स्मूथ है। तो वहां पे इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी मतलब होता है कि कहीं पे डीप है, कहीं पे हाई है, राइट। तो इफ यू लुक at this surface from a microscope, और यू विल फाइंड कि ये जो कितना भी तुम स्मूथ कर लो सरफेस को, है ना, हम पॉलिश कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ कोटिंग कर सकते हैं, तुमको जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन कोई भी सरफेस 100% स्मूथ बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब व्हेन यू लुक थ्रू माइक्रोस्कोप यू विल फाइंड कि जो सरफेस है, दोनों टेबल का भी और ब्लॉक का भी, दे हैव इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटी मतलब कहीं पे खड्डा है, कहीं पे पहाड़ है, तो देयर आर सम शैलोज, देयर आर सम हिल्स। तो होता क्या है, होता ऐसा है कि ये जो शैलोज है और जो हिल्स है, दे गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। क्या होता है इनका, इंटरलॉकिंग, मतलब लॉक हो जाते हैं ना। अगर एक शैलो है, एक हिल है, तो उनका क्या होगा, लॉकिंग हो जाएगा। तो लॉकिंग हो जाएगा, तो लॉकिंग खोलने के लिए आपको फोर्स लगेगा। तो ये जो लॉक हुआ, इस लॉक को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स।
So look, what they are trying to tell you is, if smooth surfaces are observed under a powerful microscope, if smooth surfaces are observed under a powerful microscope, many irregularities and projections are observed. Irregularities and projections are observed. मतलब जो surface smooth दिख रहा था वो actually smooth है नहीं. Friction arises due to interlocking of this irregularities. मतलब ये जो shallows and hills है, they get interlock, lock हो गए. Okay, lock हो गए तो they because of interlocking between the two surface. तो ये जो लॉक हो गया तो ये अपोज करेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा लॉकिंग खोलने के लिए. द सर्फेसेस कैन बी मेड एक्सट्रीमली स्मूथ बाय पॉलिशिंग टू अवॉइड इररेगुलरिटीज, बट इट इज नोटिस दैट इन दिस केस आल्सो, तुमको जितना स्मूथ करना तुम कर लो, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन डिक्रीज नहीं होता. उल्टा ऐसा होता है कि फ्रिक्शन बढ़ते जाता है. डिक्रीज होना चाहिए था ना. फ्रिक्शन क्यों आया? और ये ओल्ड थ्योरी है, दिस इज रॉन्ग थ्योरी, ये करेक्ट नहीं है, लेकिन ये ओल्ड थ्योरी है. तो इनिशियली क्या हुआ कि फ्रिक्शन क्यों आया ये समझने के लिए इन्होंने ये सरफेसेस को माइक्रोस्कोप से देखा, उसको ऐसा दिखा, बोला अच्छा ऐसा है, इररेगुलर है, तो इंटरलॉकिंग हुआ होगा. इंटरलॉकिंग हुआ होगा तो ये इंटरलॉकिंग को ओपन करने के लिए फोर्स लगेगा, मतलब ये इंटरलॉकिंग क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. इसको क्या बोल दिया? फ्रिक्शन. देन वही सरफेस उठाया, उसको स्मूथ किया, और स्मूथिंग के टेक्निक्स होते हैं अलग अलग. स्मूथ करने के बाद उल्टा ये नोटिस हुआ कि फ्रिक्शन कम होने के यहाँ पे बढ़ गया. तो इनफैक्ट व्हेन द सरफेस वेयर मेड स्मूथ, इट वाज नोटिस दैट द फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज बट इनफैक्ट इट इंक्रीजेस. मतलब क्या? मतलब क्या फिर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? नो, इररेगुलरिटी तो कम हुआ, फ्रिक्शन बढ़ गया. ओरिजिनल थ्योरी के हिसाब से फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा था? कहाँ से आ रहा था? कहाँ से आ रहा था? इंटरलॉकिंग बिटवीन द इररेगुलरिटीज. तो जब मैं इररेगुलेटरी को कम कर दूं तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? कम. मतलब मैं सब सरफेस को स्मूथ बना दूं तो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन कम. इधर तो उल्टा ही हो गया. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग से आ ही नहीं रहा है, दैट इज द आइडिया. ओके, तो हेंस द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इज नॉट द रियल कॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो जो फ्रिक्शन है वो ये इंटरलॉकिंग से आया ही नहीं. दैट इज वाई दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड. तो इंटरलॉकिंग से तो नहीं आ रहा, फिर कुछ और होगा. फिर क्या और होगा वो देखते हैं अब. तो विल फोकस ओनली ऑन दिस माइक्रोस्कोपिक वेव नाउ. तो अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी, मॉडर्न थियरी के हिसाब से क्या होता है? द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस. अब देखो बेसिकली अभी आपको ये पता होना चाहिए, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो होता है दो टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सुना है क्या? कोहेसिव, एडेसिव सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस? सुना होगा ही, केमिस्ट्री में हो गया होगा अब तक आपका. कोहेजन एडिशन सुना नहीं तुमने? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, जैसे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको बोलते हो कोहेसिव फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? कोहेसिव फोर्स. राइट. ग्लास में पानी लिया, ठीक है, तो तुमने ग्लास को उल्टा कर दिया, पहला मॉलिक्यूल गया, दूसरे को साथ में लेके गया, तीसरे को साथ में लेके गया, चौथे को साथ में लेके गया. तो ये क्यों गया? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलोगे? कोहेसिव. सिर्फ वाटर वाटर की बात नहीं है, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, सेम सब्सटेंस, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या बोलते हैं उसको? कोहेसिव. तो अभी इसके आगे याद रखना, क्योंकि 12th का दूसरा ही चैप्टर है जहां पे लगने वाला है कॉन्सेप्ट वापस से. The force of attraction between molecules, two molecules of the same substance, is called as cohesive force. But you must have noticed again, तुमने ग्लास पूरा ही उल्टा कर दिया, लेकिन फिर भी some amount of water is always stick to the surface of glass. होता है ना ऐसा? होता है, होता ही है. राइट. तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ है? ग्लास के सरफेस के साथ. तो वाटर मॉलिक्यूल ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है, और ग्लास ये दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है. तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं एडेसिव. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स.
और आपको पता है वो जो आप स्टेशनरी दुकान में जाते हो ना, गम लेने, गम गम मतलब वो गम नहीं, गम मतलब दो चीजों को चिपकाने वाला गम, उसको बोलते हैं एडेसिव। उसका साइंटिफिक नेम एडेसिव है, क्यों? क्योंकि वो दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को चिपकाता है, और वो एडेसिव यहाँ ही से नाम आया। तो व्हाट आर एडेसिव फोर्सेस? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब सोचो कि क्या हो रहा होगा। अब फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग से तो नहीं आया, फिर कहां से आया? जो टेबल था वो एक मटेरियल था, उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो दूसरा मटेरियल है, उसके ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब एक टाइप का सब्सटेंस दूसरे टाइप के सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में है, मतलब एक टाइप के मॉलिक्यूल दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये फोर्स को क्या बोलोगे? एडेसिव फोर्स। तो फ्रिक्शन का रियल सोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियरी, the cause of friction is the force of attraction between molecules of the two surfaces in actual contact, in addition to the two forces due to interlocking between the two surfaces. तो उनका मानना ऐसा था कि इंटरलॉकिंग की वजह से भी आ सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, आएगा ही, आ सकता है, लेकिन 100% किसकी वजह से आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द टू सरफेसेस। मतलब कौन सा फोर्स? एडेसिव फोर्स। राइट, यहाँ तक क्लियर? Okay, good. So when one body is in contact with another body, the real microscopic area is very small due to irregularities in contact. अब इसका मतलब क्या होता है? Look, मेरे पास ये एक मेरे पास एक बॉडी है, ओके, मेरे पास ये और एक बॉडी है, दोनों इन कांटेक्ट है। तुम अगर इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे, मतलब तुम इसको विदाउट माइक्रोस्कोप देखोगे, दूर से देखोगे ऐसा, राइट, तो तुमको क्या लगेगा? अगर इस ऑब्जेक्ट का एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, मैंने इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रख दिया, तो व्हाट इज द एरिया इन कांटेक्ट? 1 मीटर स्क्वायर। जितना ब्लॉक का एरिया पूरा का पूरा कांटेक्ट में। ऐसा हमको लगता है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है रियलिटी में? क्या हो रहा है रियलिटी में? ये जो इरेगुलरिटी थी उसके वजह से पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा सरफेस, पूरा का पूरा ब्लॉक का सरफेस टेबल के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं। तो कांटेक्ट में बहुत स्मॉल पार्ट होता है। तो कौन सा पार्ट कांटेक्ट में तुमको दिख रहा है? मे बी दिस वन, मे बी हियर, राइट, करेक्ट। तो जो एक्चुअल एरिया इन कांटेक्ट है बिटवीन द टू सरफेस, इट इज वेरी स्मॉल when one body is in contact with another body. The real microscopic area in contact is very small because of irregularities. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। देन ड्यू टू द स्मॉल एरिया, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एरिया कांटेक्ट में कम है, तो ड्यू टू द स्मॉल एरिया प्रेशर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी हाई। देखो ऐसा है कि अगर पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में होता, किसका एरिया? ऑब्जेक्ट का एरिया, ब्लॉक का एरिया, किसके साथ? टेबल के साथ। अगर ब्लॉक का पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया ये टेबल के साथ कांटेक्ट में होता, तो प्रेशर हर जगह पे सेम होता। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। क्योंकि अगर हर एक पॉइंट, ब्लॉक का हर एक पॉइंट टेबल के साथ कांटेक्ट में है, मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है? सेम, तो प्रेशर क्या होगा? सेम, राइट, बराबर। लेकिन जब पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में नहीं होता है, ओनली फ्यू फ्यू पॉइंट्स आर इन कांटेक्ट, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा। आर यू श्योर? ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, इसको उस ब्लॉक का पूरा ही वजन संभालना पड़ेगा। कंप्लीट वेट ऑफ द ब्लॉक इज ऑन दिस कांटेक्ट पॉइंट्स, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, करेक्ट, राइट। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी कैसे इस क्लास में तुम सब लोग यूनिफॉर्मली, मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक। तो जो फ्लोर है उस पर आप बोल सकते हो कि प्रेशर मोर और लेस हर जगह पे सेम, ठीक। अब आप सबको बोला कि ये स्टेज पे आके खड़े हो जाओ, क्या हुआ?
सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर होगा, बाकी पूरे फ्लोर पे कुछ नहीं होगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, क्योंकि इरेगुलरिटी है तो ब्लॉक का पूरा एरिया सरफेस के साथ, टेबल के सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं था, ओनली फ्यू पॉइंट्स वेर इन कांटेक्ट। तो जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सारा ही प्रेशर वहां पड़ गया अब। तो दैट इज वाई ड्यू टू स्मॉल एरिया प्रेशर एट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर वेरी हाई। तो वेरी हाई प्रेशर है, और जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे फोर्स ज्यादा होता है, हेंस देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स है ना अट्रैक्शन का, वो बहुत ही हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा। और देखो, रिमेंबर अगेन, फिजिक्स में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली इमेजिन ऑल्सो। ये जो दो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, चाहे वो कोहेसिव हो चाहे वो एडेसिव हो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दो मॉलिक्यूल जितने पास में होंगे उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। सही है, बराबर। अब हुआ क्या, क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर था, इसका मतलब ओनली सम पॉइंट वेर इन कांटेक्ट विद द सरफेस। इसका मतलब ये जो सरफेस के दोनों सरफेस के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के बहुत पास में है। मतलब ब्लॉक का मॉलिक्यूल और टेबल का मॉलिक्यूल, दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, बराबर। इफ दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सही है, बराबर। अब सोचो कि मेरे को ऊपर के ब्लॉक को मूव करना था, मैंने फोर्स लगाना चालू किया, क्या होगा? क्या होगा? ये जो पॉइंट थे कांटेक्ट में जहां पे एक्सट्रीमली लार्ज एडेसिव फोर्स था, वो अपोज करेगा, है ना, जाने नहीं देंगे तुझे। यू ट्राई टू पुल या यू ट्राई टू पुश, जब तुम ऊपर के ब्लॉक को धक्का लगाने की कोशिश करते हो तो जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स है, वो मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो दैट इज द रियल सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि तुमने पिछले स्लाइड में बोला व्हाट इज फ्रिक्शन? अ फोर्स व्हिच प्रिवेंट्स और अपोजेस द मोशन। अब ये अपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि सरफेस इरेगुलर था, सरफेस इरेगुलर था तो कुछ पॉइंट्स कांटेक्ट में थे, बाकी नहीं थे। दो सरफेस के जो सम पॉइंट्स वेर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वहां पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है मतलब ऊपर के ब्लॉक के और नीचे के सरफेस के मॉलिक्यूल्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एडेसिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड व्हेन यू ट्राई टू मूव द अपर ब्लॉक और द लोअर ब्लॉक, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स है ये मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, हेंस देयर इज फ्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो यही सब मैंने यहाँ लिखा है। इफ बोथ द surfaces आर ऑफ सेम मटेरियल, व्हाट वाज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज? तो वही बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कोहेसिव। while if the surfaces are of different materials, then the force of attraction is called as adhesive। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बराबर, गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये एक चीज और एक्स्ट्रा याद रखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी को मूव करने के लिए, द मोर मोर फोर्स यू अप्लाई, उतना ही फ्रिक्शन बढ़ते जाता है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कहाँ पे? यहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जितना ज्यादा तुमने फोर्स लगाया उतना ही ज्यादा अपोजिशन होगा। मतलब अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स, या तो उल्टा बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है। तो ये याद रखो क्योंकि आगे काम में आएगा, आज ही काम में आएगा, अब भी अगले 5 मिनट में। द मोर फोर्स यू अप्लाई, मोर इज द फ्रिक्शन। क्लियर यहाँ तक क्लियर? तो ये जो मैंने बोला, द मोर फोर्स यू अप्लाई, मोर इज द फ्रिक्शन, ये आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में काम में आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कौन से 3 टाइप। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, फिर अच्छे से समझेगा। और
सी व्हाट इज हैपनिंग इज, हमारे पास एक सरफेस था, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, रेस्ट पे है ऑफ कोर्स। मैंने ऊपर के ब्लॉक को धक्का लगाना चालू किया, पुश किया, मूव नहीं हुआ। फोर्स और बढ़ा दिया, मूव नहीं हुआ। फोर्स और बढ़ा दिया, मूव नहीं हुआ। तो जब तक एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव नहीं होता है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ओके, गुड, राइट। तो आप क्या करोगे, आप अप्लाइड फोर्स को, जो फोर्स आप ऊपर के ब्लॉक पे लगा रहे थे, उसको बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स, उसको क्या बोलोगे? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक स्टेज ऐसा आएगा, आपने इतना फोर्स बढ़ा दिया कि वो बॉडी जस्ट मूव हुआ। क्या हुआ? जस्ट मूव। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। जस्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा आपको जेडबल नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, तुमको फ्रिक्शन चैप्टर साइड में रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में छोड़ देना पड़ेगा, मतलब इफ यू डोंट पे अटेंशन एट द वर्ड्स। सरफेस, उसके ऊपर ब्लॉक, हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं हुआ, फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं हुआ, और बढ़ा दिया, मूव नहीं हो रहा है। तो जब तक एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव नहीं होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या नाम दोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने फोर्स इतना बढ़ा दिया कि बॉडी जस्ट मूव हुआ, जस्ट, बराबर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसके बाद बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। इसके बाद बॉडी क्या करेगा? इट विल स्टार्ट मूविंग। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ये दो अलग अलग चीज नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारे वैल्यूज है, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जहां पे जस्ट मूव, द बॉडी जस्ट मूव्स, द बॉडी जस्ट मूव्स, ऐसा वर्ड आया, मतलब कौन सा फ्रिक्शन यूज होगा? स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कौन सा? कौन सा? कौन सा? लिमिटिंग। अब जो स्पेसिफिकली जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हियर, जब बॉडी जस्ट मूव होता है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी जस्ट मूव हुआ। अभी इसके बाद मोशन में आएगा, तब एक्सेलरेशन की बात होगी। तो रिमेंबर दिस, व्हेन बॉडी जस्ट मूव्स, व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? जीरो। याद रखना आप, ठीक। तो दो टाइप के फ्रिक्शन मैंने बता दिए, एक स्टैटिक और एक लिमिटिंग। अब जेई नीट में आपको बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक है स्टैटिक, एक है लिमिटिंग, एक है काइनेटिक, और एक है रोलिंग। तो बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग होता है। आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब मेरे नोट्स में, एक बोला है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी में बता दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद बोला है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद बोला है रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। तो ये सिर्फ याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर सेम थिंग। सिर्फ ऐसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारे वैल्यूज है, उसमें तो सबसे ज्यादा वैल्यू वो कौन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर, बराबर। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सपोज अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, एक सरफेस पे हमने रख दिया, और उस सरफेस पे हम लोग एक स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो यहाँ पे भी डायग्राम दिखेगा आपको। तो ये वुडन ब्लॉक है, जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, और उस पर एक फोर्स लगा दिया एफ, ठीक। द ब्लॉक डज नॉट मूव विद दिस फोर्स। तो जितना फोर्स तुमने लगाया है, उसकी वजह से वो ब्लॉक मूव नहीं हो पा रहा, एज इट कैनॉट ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, बट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। क्यों? क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है, it is not able to overcome friction between the block and the surface. Remember this. In this case, the force of static friction is equal to F. मतलब बेसिकली जितना तुमने फोर्स अप्लाई किया, उतना ही क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स टू द राइट है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा?
टू द लेफ्ट, वेरी गुड, टू द लेफ्ट, इसको एफएस बोल देते हैं। तो इस केस में अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच बैलेंसेस अप्लाइड फोर्स when the body is static is called as force of static friction. In other words, static friction prevents sliding motion. तो जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को। और इस फ्रिक्शनल फोर्स को तुमने क्या नाम दे दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम दे दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम लोग फोर्स बढ़ाते गए, वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था F, अगर उस फोर्स को मैं बढ़ाते गया, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट फोर्स F, a stage will come when for F equal to F max, मतलब F max है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने अभी बताया ना, अप्लाई किया फोर्स, बॉडी मूव नहीं हुआ, अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया, बॉडी मूव नहीं हुआ, अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दिया, बॉडी जस्ट मूव हुआ। जस्ट मूव हुआ मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, लुक एट दिस वर्ड, जस्ट स्टार्ट मूविंग। तो जब बॉडी जस्ट मूव होता है उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सिर्फ नाम चेंज कर दिया, उसको बोल दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, ओके। तो अभी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो यू कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल ये अप्लाइड फोर्स था, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन। वाई एक्सिस पे क्या है, अप्लाइड फोर्स। एक्स पे क्या है, फ्रिक्शन। वाई पे क्या है, अप्लाइड फोर्स। एक्स पे क्या है, फ्रिक्शन। वाई पे क्या है, अभी मैंने बोला जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर, यहां तक, इस पॉइंट तक तुमने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन बढ़ गया, फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन बढ़ गया, फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन बढ़ गया। लेकिन तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक स्टेज तो ऐसा आएगा जब ये बॉडी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जस्ट मूव होगा। और उस केस में फ्रिक्शन को तुमने क्या नाम दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो पॉइंट है ये किसको करस्पॉन्ड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, एफ एल। क्या बोलोगे इसको, एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एल से पहले वाले सारे वैल्यूज को क्या बोलोगे, स्टैटिक। तो ये रीजन पता है किसका है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है। किसका रीजन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन। यहाँ तक क्लियर, क्लियर यहाँ तक, पक्का। तो आप एक बार लिंक करो, यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी डज नॉट मूव। तुमने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, बॉडी फिर भी मूव नहीं हुआ। तुमने और बढ़ा दिया, तुम जितना जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ते जा रहा है। अब बोलोगे ऐसा कैसा बढ़ गया, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यू शुड नो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, उनका रेंज बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, जितना तुम उनको दूर लेके जाने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो जितना ज्यादा तुमने फोर्स अप्लाई किया उतना ज्यादा फ्रिक्शन हुआ, उतना ज्यादा अपोजिशन हुआ। लेकिन एक स्टेज तो आएगा तुमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया तो बॉडी विल जस्ट मूव। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोला है तुमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने फोर्स और भी बढ़ा दिया क्या होगा, what do you think will happen if I increase the force further? हाँ, फ्रिक्शन बढ़ना बंद होगा, यस, लेकिन उसका मतलब क्या है, बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन तुमने फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, अब बॉडी जो है वो मूव होने लगेगा ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। और आपको पता है मोशन हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, काइनेटिक्स में, पता है ना। काइनेटिक, काइनेटिक किसको बोलते हो काइनेटिक वो गाड़ी का ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी का ब्रांड है काइनेटिक, होंडा था पहले। मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक, मोशन। तो जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा था तब तक तुमने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स of friction between the two bodies
until one body is moving over the surface of another is called as static friction, and the maximum value is called as limiting friction. The force of friction between the two bodies when one body moves over the surface of another will be called as kinetic friction. तो जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस के ऊपर से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, उस केस में भी फ्रिक्शन होता है, हाँ कम होता है। आप बोलोगे कहाँ से आया, देखो मैंने आपको इसलिए बोला कि यहाँ पे ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन के दो कौन से सोर्सेस थे, एडहेसिव फोर्स एंड इंटरलॉकिंग, है ना, एडहेसिव फोर्स एंड इंटरलॉकिंग, एडहेसिव फोर्स एंड इंटरलॉकिंग। जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा था, राइट, तो एडहेसिव फोर्स तो था ही, साथ में क्या था, इंटरलॉकिंग था, ठीक है ना। अब बॉडी मूव होने लग गया, लेकिन दोनों सरफेस अभी भी कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो एडहेसिव फोर्स तो रहने ही वाला है, वो तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में हो तो कौन सा फोर्स हमेशा रहेगा, एडहेसिव। लेकिन जब बॉडी मूव होने लग गया तो इंटरलॉकिंग ओपन हो गया, इंटरलॉकिंग ओपन होना मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम होना। तो जब बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव होने लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये स्टैटिक से ज्यादा है कि कम है, वापस सोचो, कोई बात नहीं, और एक अटेम्प्ट। व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग, विच आर द टू सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, एडहेसिव फोर्सेस एंड इंटरलॉकिंग, ठीक। तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स फ्रॉम एडहेसिव फोर्स प्लस इंटरलॉकिंग। लेकिन जब एक बॉडी मूव होने लग गया तो इंटरलॉकिंग का क्या हुआ, ओपन हो गया, तो अभी फ्रिक्शन सिर्फ किससे आ रहा है, एडहेसिव फोर्स से, सही है ना। तो जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस से मूव होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि अभी इंटरलॉकिंग ओपन हो गया। तो अगर तुम इस ग्राफ को आगे भी ड्रॉ करना चाहते हो तो यू विल फाइंड कि ये ग्राफ ऐसा नीचे बेंड हो जाता है, गोज डाउन। व्हाई डज इट गो डाउन, क्योंकि नाउ द बॉडी, वन ऑफ द बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। एक बॉडी, एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर से मूव होने लग गया है, मतलब इंटरलॉकिंग ओपन हो गया है, एडहेसिव फोर्स अभी भी है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। उसको क्या बोलते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। उस पर आएंगे आगे, उस पर आगे आएंगे हम लोग, आगे है, अगले स्लाइड में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले ये समझ लो, राइट। तो जब तक बॉडी मूव नहीं होता क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, राइट, करेक्ट। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके तीन लॉज है, देयर आर थ्री लॉज, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर वन, देखो अब तक ना, वापस कमिंग बैक टू साइंस में आप दो वर्ड्स बार बार सुनोगे, पहले भी सुने अभी भी सुनोगे, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कि क्या हो रहा है वो बताता है, फ्रिक्शन हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, कितना है फ्रिक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन। तो ये हमको मिलता है लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो पहला लॉ देखो, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। तो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बाय द वे, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये भी बताया था मैंने, कब बताया था पता है, वेटलेसनेस, ग्रेविटेशन में, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट एंड इन अ लिफ्ट। मैंने आपको अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट, सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ, लेकिन अभी ध्यान दो, क्योंकि अभी नहीं समझा तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द बेंच, यस और नो, यस, दैट इज योर वेट, उसको बोलते हो एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। यू नो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट। तो तुमने बेंच पे एक्शन लगा दिया, बेंच क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, राइट। और नॉर्मल, नॉर्मल क्यों, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा एक्शन था नीचे की तरफ, और ये जो रिएक्शन होता है ये सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो क्या बोलोगे इसको, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर, राइट। योर वेट वॉज एक्शन, और जो सरफेस ने तुम पे, मतलब बेंच ने तुम पे फोर्स लगा दिया, वो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। अब सोचो, एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक था, ब्लॉक टेबल पे क्या लगा रहा है, एक्शन,
मतलब उसका वेट, मतलब कौन, mg, ठीक, राइट। सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा। और एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट जो भी होगा 50 60 70 80 जो भी होगा वो एक्शन है, उतना ही क्या है, रिएक्शन है। तुम्हारी जगह पे एक ब्लॉक रख दिया, तो वो जो ब्लॉक है वो बेंच पे क्या लगाएगा, एक्शन, बेंच क्या करेगा, रिएक्शन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो ब्लॉक ब्लॉक ने सरफेस पे जो लगाया वो एक्शन, सरफेस ने जो ब्लॉक पे लगाया वो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स होता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। आई विल टेक अ टेबल, I'll keep one object of mass 50 kilogram, और on the same table I'll keep another object of mass 80 kilogram, ठीक है। तो दोनों केस में ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका होगा, 80 किलोग्राम, क्योंकि 80 किलोग्राम वाला जो लोड है, मास है, ब्लॉक है, उसने एक्शन ज्यादा किया था तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट में क्या लिखा है, म्यू एस, तो बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों दोनों वर्ड यूज होते हैं। वेयर म्यू एस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कहीं लिमिटिंग बोला होगा, कहीं स्टैटिक बोला होगा, एक ही बात है। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में पहला लॉ क्या था, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये पहला लॉ था। देखते दूसरा क्या बोल रहा है। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द apparent area, apparent area, apparent area between the surfaces in contact, so long as the normal reaction remains the same। तो तुम so long as the normal reaction remains the same इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां तक भी पढ़ोगे ना स्टेटमेंट को, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं वो। द लिमिटिंग force of friction is independent of apparent area। what is the meaning of apparent area? apparent का मतलब क्या होता है, as it appears। apparent मतलब जो दिख रहा है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, हमको दिखता है कि ये जो एरिया है, मान लो ये 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है मान लो, और उसको मैंने रख दिया सरफेस के ऊपर। तो हमको हमको क्या दिखेगा, इस ब्लॉक का पूरा एरिया किसके साथ है, कांटेक्ट में, सरफेस के साथ। तो कितना कांटेक्ट में एरिया है, 10 मीटर स्क्वायर। ये एपरेंट है, इट अपीयर्स, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। रियलिटी में पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कांटेक्ट में था क्या पूरा, नहीं, क्यों नहीं था, बिकॉज ऑफ इररेगुलरिटी, राइट। तो रिमेंबर दिस, हमको जो दिखता है उसको बोलते हो एपरेंट, जो एक्चुअल में होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल, ओके। तो यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है ना, आपको वही बता रहा है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया। सही बात है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट डज नॉट डिपेंड ऑन एपरेंट एरिया, ओके, ये सेकेंड लॉ हो गया। गुड। थर्ड, the limiting force of friction depends upon the material in contact and the nature of their surfaces। ये तो हो गई। अब ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा है, एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट अस से मेरे पास एक टेबल है ग्लास का, ग्लास इज सिलिका, पता है ना आपको, सिलिकेट SiO2। ग्लास किससे बनता है पता है ना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट नॉर्मल टफन ग्लास दैट यू यूज, पक्का SiO2, कुछ नहीं होता उसके अलावा और उसमें, तो भाई चेक कर लेना, गूगल इट, है, वो क्या होता है पता होना चाहिए। हमारे पास एक ग्लास का टेबल है, उसके ऊपर मैंने एक स्टील का ब्लॉक रख दिया, और उसके ऊपर मैंने एक वुडन का ब्लॉक रख दिया, वुड का। क्या दोनों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स सेम होगा, यस और नो, यस और नो। दोनों का वेट सेम है, सेम होगा, नहीं होगा सेम, क्यों, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है।
साथ में दोनों मटेरियल का जो सरफेस है ना, उसका स्मूथनेस भी अलग अलग होता है। तो दैट इज द थर्ड लॉ। इट टेल्स यू दैट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। तो कौन से दो मटेरियल की बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में नेचर ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि जो मैंने स्टील का ब्लॉक रखा है वो बहुत ही स्मूथ है, राइट, और जो वुडन ब्लॉक है वो बहुत ही रफ है। हो सकता है, होता है। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टील का ब्लॉक है वो उसका वेट ज्यादा है लेकिन फ्रिक्शन कम है, और वुडन ब्लॉक का वेट कम है लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा है। ऐसा हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो ये जो तीन लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन के, ये सेम तीन लॉ जाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो जब तक एक बॉडी दूसरे के सरफेस पे कांटेक्ट में है उसको बोलते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स के तीन लॉज है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। So force of limiting friction is equal to mu times of mu s times of n, where mu s is called as coefficient of static friction. Number two, the limiting force of friction is independent of apparent area. Number three, the limiting force of static friction depends on material and the nature of the surface. अब ये सेम तीन आपको मिलेंगे बाद में, आज ही, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दूसरा टाइप का फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इसको। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब तक बॉडी रेस्ट पे है फ्रिक्शन को बोलते हो स्टैटिक। जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस के ऊपर मूव होने लग गया तब जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हो, काइनेटिक। वही सब लिखा है। वंस द स्लाइडिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑन द सरफेस स्टार्ट्स, एक बार ब्लॉक सरफेस के ऊपर मूव होना चालू हो गया, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस। मैंने अभी बताया था डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज हुआ था, इंटरलॉकिंग ओपन हो गया था। तो अब सिर्फ क्या है, एडेसिव फोर्स। ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी स्लाइडिंग स्टेडीली इज इज लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट इट्स स्लाइडिंग मोशन। तो आपको शुरू में जब जस्ट स्टार्ट करना था मोशन, वो फोर्स ज्यादा था, और अब आपको बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करते रहना है तो फोर्स क्या है, कम है। तो याद है मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, रिमेंबर दिस, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, क्योंकि एक बार बॉडी मूव होना स्टार्ट हो गया, इंटरलॉकिंग ओपन हो गया, मतलब तुमको अब इंटरलॉकिंग ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नहीं है। तो फोर्स सिर्फ क्यों लगाना है, टू ओवरकम विच फोर्स, एडेसिव फोर्स। इंटरलॉकिंग तो ओपन हो गया ना, तो अभी सिर्फ क्या क्या ओवरकम करना है, एडेसिव फोर्स। वेरी गुड। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका और एक नाम है डायनामिक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायनामिक। व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when one block moves over the surface of another is called as kinetic friction or dynamic friction. clear यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर। friction between two surfaces in contact when one body is actually sliding over the other body is called as kinetic friction or dynamic friction. याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, अभी आ जाते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में, सॉरी, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में कितने लॉ थे, यहाँ पे कितने हैं, चार। वहां कितने थे, यहाँ कितने हैं, पहले तीन सेम है, चौथा थोड़ा अलग है। चौथा क्यों अलग है वो बता देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव हो रहा था क्या, नहीं। तो वहां पे वेलोसिटी का कुछ क्वेश्चन आया क्या, नहीं, मूव ही नहीं होता, वेलोसिटी कितना, जीरो। लेकिन यहाँ पे बॉडी मूव हो रहा है तो वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, यस। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इसलिए इसलिए यहाँ पे चार लॉ है, वहां पे तीन, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या था, जीरो। क्या था, जीरो। ओके, शून्य, आर्यभट्टा वाला शून्य। ध्यान दो यहाँ पे, चलो। सेम, पहले तीन सेम है, फर्स्ट थ्री आर सेम। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वहां पे क्या बोला था, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे भी वही है, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो दिख रहा है, सिर्फ वहां पे
गड़बड़ नहीं है, अब तक अच्छा चल रहा था, अच्छा चलने दो। लेट अस गो स्मूथ विदाउट एनी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय यू टू माय टीचिंग। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। वहां पे तुमने बोला था एफ सफिक्स एल, क्योंकि हम वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे तुम बोलोगे एफ सफिक्स के, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो तुम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट। तो यहाँ भी क्या लिख लिया, कांस्टेंट। वहां पे कांस्टेंट को क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डन, सिंपल। अभी कभी कभी ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आ सकता है। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ के अपॉन एन, लिख सकते हैं ना। व्हाट इज म्यू के, एफ के अपॉन एन। एन राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो म्यू के क्या बन गया, एफ के बाय एन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। वही लिखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is defined as a ratio of force of kinetic friction to that of normal reaction. What will be coefficient of limiting friction? It is a ratio of force of limiting friction to that of normal reaction. मतलब ये जुड़वा भाई है, सिर्फ नाम चेंज हुआ, प्रॉपर्टीज सेम है, होता है ना, ट्विंस का ऐसा ही होता है ना, ओनली द नेम इज डिफरेंट। यहाँ पे भी वही है, काइनेटिक, वहां पे लिमिटिंग, फॉर्मूला सेम है, राइट। ओके, ऐसे याद रखते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर, गुड। फिर तीसरा वही, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड एपरेंट एरिया। वहां पे क्या था, रूल नंबर 2 यही था। वहां पे सिर्फ क्या हुआ था तुमने, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया। यहाँ पे क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया। व्हाट वाज रूल नंबर 3, व्हाट वाज रूल नंबर 3, force of limiting friction depends on the material and the nature of the surface in contact। वही यहाँ पे है, force of kinetic friction depends upon the nature and material of surface in contact, सेम है। तो पहले तीन तो सेम हो गए, सिर्फ अलग क्या है, फोर्स। क्यों है, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। वहां पे वेलोसिटी क्या था, जीरो, क्या था, जीरो। यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब क्या, मतलब ये कि दो सरफेस में से एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव हो रहा है, डज नॉट मैटर व्हाट इज द वेलोसिटी, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। इवन दो, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है, या 12 से मूव हो रहा है, या 15 से मूव हो रहा है, या 20 से मूव हो रहा है, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेम, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेम। हाँ, लेकिन अंडर वन कंडीशन, रिलेटिव वेलोसिटी शुड नॉट बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज। लिखा है आगे, राइट, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। जब तक वेलोसिटी के वैल्यूज इन बिटवीन है, मॉडरेट है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, तब तक मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, पढ़ के कभी भी छोड़ो मत, थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों। इमेजिन, इमेजिन कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा था, तो सिर्फ कौन सा फोर्स था, एडहेसिव। तो फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, एडहेसिव। वेरी गुड। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एडहेसिव फोर्स भी ओवरकम हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गया, ठीक, राइट, करेक्ट। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम हो गई तो इंटरलॉकिंग वापस होने लगेगा, क्योंकि व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ओवर द अदर, इंटरलॉकिंग ऑलरेडी ओपन हो गया था, लेकिन स्पीड तुमने बहुत कम कर दी, तो वापस से इरेगुलेटरी क्या करने लगेगा, इंटरलॉक। इसके लिए ऐसा बोला है कि जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये इंडिपेंडेंट है, किसको इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी को, लेकिन अंडर वन कंडीशन। क्या कंडीशन, वेलोसिटी की वैल्यू इट इज नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। क्लियर यहाँ तक, राइट, गुड। और जो तीसरे टाइप का फ्रिक्शन है, जिसको आप बोलते हो रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे हमको फिलहाल कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करने,
वो सिर्फ आपको JEE के लिए आता है, तब मैं बता दूंगा कि क्या फॉर्मूला है। फिलहाल आपको कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं करने हैं यहाँ पे, सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक और रोलिंग में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। देखो काइनेटिक में एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। और रोलिंग में एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग? What is the difference between rolling and sliding? Rolling is rolling, sliding is sliding. What is the difference between rolling and sliding? I have asked you a very simple question. चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये भी तुमको आगे लगने वाला है और तुम पीछे नहीं जाओगे। यस, हाँ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। तुम पीछे जाते हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं होता है। यू बेसिकली टेक दैट प्लेस ओनली बिकॉज यू वांट टू स्लीप, है ना। और पॉजिटिव वाइब्स मुझ तक नहीं पहुंचते फिर, तो आई गेट डिमोटिवेटेड, यार सो रहे हैं, क्या पढ़ा है अभी इनको, नहीं सो मच फिर। ओके, ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी आर यू पीपल, है ना। तो थोड़ा खुद को जगा के रखो। अभी सब्जेक्ट वैसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू मेक यू स्लीप। तो यू शुड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट नॉट टू ईट अलॉट एंड कम हियर। चलो ध्यान दो अभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग। सबसे पहले सबसे पहले इमेजिन हमारे पास एक बड़ा बॉडी है। टेक विच एवर शेप यू वांट, तुमको जो शेप पसंद है वो ले लो, क्यूब ले लो, स्पीयर लेना है वो ले लो। अब ऐसा इमेजिन करो कि वो जो क्यूब था या जो वो स्पीयर था, उसका पूरा का पूरा मास उसके एक पॉइंट में है जो उसका सेंटर है। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, राइट। अ पॉइंट, a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as center of mass। ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में वापस बताऊंगा आपको, राइट। तो पूरा ब्लॉक क्यूब, पूरा मास एक पॉइंट में, एक स्पीयर बॉल, उसका पूरा मास एक पॉइंट में, ठीक। ठीक, दोनों जब स्लाइड होंगे, स्लाइड स्लाइड, तो ये जो पॉइंट मास था, जब बॉडी स्लाइड होगी तो पॉइंट मास जो था वो क्या करेगा? स्लाइड होगा, मतलब क्या होगा, एक लाइन में मूव होगा। उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, बराबर। तो जब बॉडी स्लाइड होता है, कोई भी टाइप का बॉडी स्लाइड होता है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो बॉल हो, स्पीयर हो, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक जगह से कहाँ जाता है? दूसरी जगह पे, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसलेशन, मतलब कौन सा? लीनियर, राइट। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर। तो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, irrespective of the shape of body, center of mass will always perform which type of motion? ट्रांसलेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां तक क्लियर? बराबर। अब वो पॉइंट मास को भूल जाओ, ओरिजिनल शेप पे आ जाओ। ओरिजिनल था क्यूब और एक था बॉल, ठीक है, राइट, करेक्ट। क्यूब ऐसा गोल गोल घूम के जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता वो। लेकिन बॉल जा सकता है क्या? यस। तो जब जब क्यूब मोशन परफॉर्म करता है, उसमें सिर्फ होता है ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि वहां पे जो क्यूब है वो रोल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट गो राउंड एंड राउंड। इसका मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं है, सिर्फ क्या है? ट्रांसलेशन, बराबर, बराबर, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, तो जब क्यूब स्लाइड होगा तो उसका हमेशा एक ही पॉइंट या फिर एक पूरा सरफेस, एक ही पॉइंट सरफेस का कांटेक्ट में होगा। आप इसको इसको आप बॉल भी मान सकते हो। यू कैन से कि जब बॉल स्लाइड होगा, रोल नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ? स्लाइड। जब बॉल स्लाइड होगा तो एक ही पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, सिर्फ एक पॉइंट, क्योंकि स्लाइड हो रहा है ना, घूम तो नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? सिर्फ स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है। जब तुम फिसलते हो तो सिर्फ एक पॉइंट सरफेस का कांटेक्ट में रहता है कि नहीं, है ना। तो इन स्लाइडिंग मोशन ओनली वन पॉइंट ऑफ द बॉडी
remains in contact with the surface. ठीक, समझ में आया यहाँ तक? तो स्लाइडिंग मोशन में only one point remains in contact with surface and the motion is purely translational, मतलब linear motion. लेकिन जब बॉडी रोल होता है, रोल होने में क्या होता है वो समझ लो अब. What happens in rolling? इमेजिन यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक. ये बॉडी जब रोल होके गया, ये बॉडी जब रोल हुआ तो क्या होगा? ठीक, क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब ये बॉडी रोल हुआ तो ये जो पॉइंट है, जो पहले सरफेस के कांटेक्ट में नहीं था, अब वो सरफेस के क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा, राइट. तो अब नया पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आ गया. जब बॉडी और रोल हुआ तो नया पॉइंट कांटेक्ट में आया. तो रोलिंग मोशन में और स्लाइडिंग मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ स्लाइडिंग मोशन only one point remains in contact with the surface, but in rolling motion different points of the body comes in contact with the surface. और जब ऐसा होता है तो sliding motion is purely translation motion, लेकिन in case of rolling motion it is a combination of translation plus rotation, right? क्योंकि यहाँ रोटेट भी हो रहा है ना, बॉडी घूम भी रहा है ना, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? घूम रहा है. तो फिर रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ये 12th के पहले चैप्टर में डिटेल में है, एकदम डिटेल में है. हमको एनर्जी भी फाइंड करनी है उसकी, लेकिन फिलहाल एट दिस पॉइंट समझने के लिए स्लाइडिंग मोशन में ओनली वन पॉइंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एंड इन रोलिंग मोशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. अब इसको पढ़ो और समझो. मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर द सरफेस इज सेड टू बी रोलिंग मोशन if the point of contact of the body with the surface keeps on changing continuously. तो रोलिंग मोशन में बॉडी का जो पॉइंट है, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, वो हमेशा सेम नहीं रहता. वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, राइट. गुड. फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर अनदर इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन. जब एक बॉडी दूसरे के सरफेस के ऊपर से स्लाइड हो जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल हो जाए तो कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन. यहाँ तक क्लियर? बराबर, ठीक. बाकी का इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना पता होना चाहिए. कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन. देखो, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है, बता दो. नंबर वन एडवांटेजेस, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम चल ही नहीं पाते. यू कैन वॉक, यू कैन रन इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट. नहीं तो चलने की कोशिश करते, फिसल जाते. फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम साइकिल या गाड़ी चला नहीं पाते. ये उसके प्रैक्टिकल लाइफ के एप्लीकेशंस है. So advantage of friction is necessary in our daily life. We can walk due to friction between ground and feet. We can hold objects in our hand due to static friction. Of course, I can hold some object. मैंने कोई object लिया तो I can hold. अगर friction नहीं होता तो क्या होता? गिर जाता, right? Correct. So remember, there are some practical applications in your day-to-day life. उसके बाद brakes of vehicle work due to friction. टायर और रोड सरफेस में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो तुम कितना भी ब्रेक मारते रहो, गए. ओके. देन क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन. अभी तो कोई पेड़ पे चढ़ता नहीं, अनलेस यू आर अ बंदर. ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ मंकी एनीमोर, बट मंकीज कैन गो अप द ट्री, दे कैन क्लाइंब ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन है. कहाँ पे बता देता हूँ. ऐसा क्वेश्चन आता है कि फायर फाइटर, यू नो फायर फाइटर्स. तो जब when there is fire they have to basically come down through a pole. एक ऐसा पोल लगाते हैं और ऊपर से नीचे आना है तो दे बेसिकली वो पोल को ऐसा पकड़ेंगे और नीचे आएंगे, राइट. तो उस केस में भी वहां पे आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, और है उस पर जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आया था. तो वी विल सी दैट. ऐसा भी क्वेश्चन था, एक रस्सी है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग है, उसका मैक्सिमम टेंशन इट कैन हैंडल इज 250 न्यूटन,
250 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स दैट स्ट्रिंग कैन बियर। 250 न्यूटन के ऊपर गया तो रस्सी टूट जाएगा। उस पे एक बंदर चढ़ रहा है ऊपर, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। एक क्वेश्चन उल्टा भी था, मंकी इज कमिंग डाउन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। तो वो सब काम में आएगा उधर। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये डिसएडवांटेज है। और मैकेनिकल, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा मशीन्स के बारे में, राइट, आपको पता है आप कितने लोग गाड़ी चलाते हो या चलाया है लाइफ में, कभी चलाया होगा, स्कूटी चलाया होगा। स्कूटी मतलब मोपेड, विदाउट गियर, नॉन गियर। किसी ने गियर गाड़ी चलाया होगा। यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड इंजन ऑयल। व्हाई डू यू पुट इंजन ऑयल? क्योंकि इंजन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। अगर अगर तुम इंजन ऑयल नहीं डालोगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब अंदर का पिस्टन घूमेगा ही नहीं। और जो लोग फ्रिक्वेंटली इंजन ऑयल चेंज नहीं करते, उनका गाड़ी बहुत जगह पे चलते चलते बंद हो जाता है। फिर मैकेनिक के पास लेके गए तो बोलते हैं कि इंजन ब्लॉक हो गया क्योंकि तुमने ऑयल नहीं डाला। तो फ्रिक्शन अपोज करता है तो वो मोशन को होने देता नहीं है अंदर। दैट इज व्हाई यू पुट इंजन ऑयल, सो एज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट मैकेनिकल पार्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये सेम चीज आपकी साइकिल की चेन के साथ भी होती है। हाँ, तो वही वही मैकेनिज्म है मोर और लेस। ठीक है, आगे क्या बोला है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन। इट इट आल्सो प्रोड्यूसेस नॉइज। तो नॉइज तो बनता है ना, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो नॉइज बढ़ जाएगा, राइट। ओके, अभी किसी की गाड़ी जोर जोर से आवाज कर रही होगी तो मतलब देयर इज प्रॉब्लम विद फ्रिक्शन देयर। जाओ उसका इंजन ऑयल चेक करो। ओके, ऑटोमोबाइल इंजन कंज्यूम मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन, डेफिनेटली। ठीक, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना तुमको फ्यूल कम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज। तो ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो अपोजिशन क्या हो गया? ज्यादा। तो फिर पेट्रोल ज्यादा भरना पड़ जाएगा तुमको। फिर बोलोगे गाड़ी एवरेज नहीं देती, और एक गाड़ी की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम लोग इंजन ऑयल नहीं डाल रहे हो। तो ध्यान रखो थोड़ा अपने हेल्थ का और गाड़ी की हेल्थ का, दोनों का। बाकी इंजन ऑयल कौन सा डालना है वो तो तुम्हारे ऊपर है, मैं किसको प्रमोट नहीं करता हूँ। ओके, मेथड्स ऑफ, मैंने इसलिए बोला इंजन ऑयल अपनी मर्जी से डालो, लेकिन डालो। देखो क्या लिखा है, methods of reducing friction, use of lubricants, oil and grease in different parts of a machine. So when you put oil in that particular engine, friction कम होगा। Okay, use of ball bearing converts kinetic energy into kinetic friction into rolling friction। ये बॉल बेरिंग आपने देखा होगा शायद, कहाँ देखा है? अच्छा रे, साइकिल के एक्सेल में होते हैं वो। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो अभी मैंने कहाँ बोला वी आर डन? So we are done with the theory part of this chapter, and we will try to finish off all the remaining questions by tomorrow. तो कल हमारा चैप्टर ये ऑफिशियली खत्म हो जाएगा।